हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट टीजी टू लर्न। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम होने वाला है। और बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम हुआ था, टीआरई 3 का एग्जाम का डेट क्लियर है। 19 जुलाई को आपका क्या है, एग्जाम है। और पिछले बार जब बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, ये कौन सा एग्जाम है? तो ये री एग्जाम है। री एग्जाम है। इससे पहले एक एग्जाम हो चुका है जिसमें आपको क्या हुआ था, इतिहास की दुनिया क्लास 10 से लगभग 10 प्रश्न पूछे गए थे एसएसटी पेपर में। ठीक है ना। ये आपको बात कर रहे हैं 6 टू 8 और 9 टू 10 इतिहास की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अब क्या है कि समय कम है। वैसे तो हम इसमें से बहुत सारा चैप्टर आपको करा दिए हैं। जैसे कि आज हमारा चैप्टर था इतिहास की। आज हमारा जो विषय था वो था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। लेकिन हम लोग आज यहां से करेंगे जहां से शॉर्ट में आपको हिंद चीन के बारे में बताएंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन यहां से आए वो आप क्या कर सके, बना सके। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिंद चीन किसको कहते हैं। हिंद चीन किसको कहते हैं भैया? देखिए, आपका जो एशिया महाद्वीप है, इस तरह से यहाँ पर आपका क्या है, इंडिया है। और फिर इस तरह से आपका बांग्लादेश है यहाँ। और बांग्लादेश के बाद यहाँ क्या है, यहाँ आपका यहाँ पर म्यांमार है। और म्यांमार के बाद ऐसे करके इंडिया ऐसे है। ये आपका क्या है, ऐसे। ये है यहाँ पे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम नाम का 3 देश है जो कि भारत के क्या है, पूर्वी भाग में है। और ऊपर यहाँ क्या है, चाइना है। तो इस वाले क्षेत्र में क्या है, चाइना का और इंडिया दोनों की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। वैसे अगर आपको खूब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग अभी जहाँ हैं वो लैपटॉप की दुनिया है। तो यहाँ हम लोग आपको वर्ल्ड मैप भी दिखा सकते हैं। एक सेकेंड, आप लोग को वर्ल्ड मैप से समझाते हैं हिंद चीन के बारे में। हाँ हाँ, पढ़ा रहे हैं बाबू। वर्ल्ड मैप देख लीजिए। वर्ल्ड मैप का यहाँ पर हम लोग फट से इमेज ऑन करते हैं। हम्म। आतंक का एक दूसरा रूप है हमारे घर में जिसका नाम है तेजस, वो आ गया है। देखिए, अब यहाँ जो ये आपका जो क्षेत्र है, इसको जूम आउट करने का कोई प्लान है तो देखते हैं। हाँ, देखिए, यही सब समस्या है कि ऑनलाइन में। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो आपका जो देखिए कर्सर जहाँ जा रहा है, ये क्या है, ये अपना प्यारा इंडिया है, ये चाइना है। और यहाँ पे क्या है, तो ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। और इसी के नीचे ये आपका है थाईलैंड, लाओस। ओके। और क्या है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, तो कंबोडिया। ये सभी जो देश है, इसमें थाईलैंड को हटा दीजिए। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये जो 3 देश है, ये किस में आते हैं, हिंद चीन में आते हैं। और इसमें क्या है कि कुछ चाइनीज संस्कृति है और कुछ भारतीय संस्कृति है। क्योंकि आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो मंदिर है, जिसको हम लोग अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं, वो भी कहाँ अवस्थित है, वो भी कंबोडिया में ही अवस्थित है। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, यही हिंद चीन है। ठीक ना, इसको समझ रहे हैं आप लोग। ये क्या है, हिंद चीन है। आप यहाँ पे मलक्का स्टेट देख रहे हैं। मलक्का स्टेट किसको जोड़ रहा है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल को और यहाँ दक्षिण चीन सागर को। अगर अंडमान या कहिए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि जोड़ती है। यहाँ पर मलेशिया और सिंगापुर है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब वहां चलते हैं जहां हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक ना। तो ये हिंद चीन समझ गए। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों का अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर फैले उस प्रायद्वीप क्षेत्र से जिसे आज वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ये आपको याद रखना है। ठीक ना। जिसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं दक्षिण से छूती है, तो दक्षिणी सीमा चीन सागर और पश्चिमी म्यांमार। प्राचीन काल में वियतनाम में तोकिन एवं अन्नाम पर किसका प्रभाव था? क्वेश्चन आएगा, तोकिन और अन्नाम कहाँ का क्षेत्र है, तो वियतनाम का। किसका प्रभाव था, तो चीन का प्रभाव था। अद्यपि चीनी प्रभुत्व के बावजूद इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी संस्कृति बचाई रखी, जिस वजह से यहाँ पर क्या होगा, बाद में विद्रोह होगा। बौद्ध धर्म के साथ साथ यहाँ पर कन्फ्यूशियस का विचार मिलता है। किसका विचार, कन्फ्यूशियस। बौद्ध धर्म के साथ साथ किसका विचार मिलता है, कन्फ्यूशियस का।
दूसरी तरफ कंबोडिया की संस्कृति जो थी वो राजा कंबोज की वजह से कैसी थी, तो भारत वंशीय थी, ठीक ना। तो इसलिए आपको बोले कि हिंद चीन में भारत और चाइना दोनों का संस्कृति। और यहाँ जो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, अंकोर वाट मंदिर का, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। किस भगवान को? विष्णु भगवान को, ठीक है ना। तो विष्णु भगवान को समर्पित है और ये क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर। कंपनियों का आगमन में यहाँ भी उसी तरह पुर्तगाल आया, तब डच आया था, और तब क्या आया था, इंग्लैंड आया था। इसको इधर कर देना, और फ्रांस आया था। फ्रांस द्वारा देखिए आया सभी, लेकिन सब व्यापार कर रहा था। लेकिन इस क्षेत्र में, हिंद चीन के क्षेत्र में जो अभिरुचि दिखाई उपनिवेश बनाने की, वो किसने दिखाई? फ्रांस ने दिखाई। किसने दिखाई? फ्रांस ने। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। पर जो फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, चीन में उसकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड में था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाए? क्लोन। क्वेश्चन आएगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाए? तो क्लोन कहलाए। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि जब जब आपको क्या होगा, दबाया गया फ्रांस के द्वारा, जब हिंद चीन के संस्कृति को नष्ट किया जाने लगा, तो वहां के लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ, एकता का विकास होने लगा। और धीरे धीरे ये एकता किसमें बदल गया? तो राष्ट्रवाद में बदल गया। और 1903 में फॉन बाओचाई दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना की, जिसके नेता कौन थे? क्वांग आई क्वेक। क्वांग आई क्वेक थे, ठीक है ना। फॉन बाओचाई ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम किसने लिखा? तो फॉन वाई चाउ ने। किसने लिखा? फॉन वाई चाउ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप किस बार आएगा। 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया गया। देखिए 1905 जापान जो था ना, बहुत आतंकवादी देश था। ये रूस चाइना सबको हरा देता था। 1905 में जापान ने क्या किया? पूरे रूस को हरा दिया। इतना बड़ा रूस और इतना छोटा जापान, और जापान ने क्या किया? पूरे रूस को इन्हें उद्वेलित किया, जिन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन, ये सब इंपॉर्टेंट। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, कुबान फुक हुई ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। हालांकि हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास कोचीन, चीन, अन्नाम, तोकिन जैसे शहरों तक ही सीमित था। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? 1914 से लेकर 1919 तक शुरू हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हजारों मजदूर, बेगार और सैनिकों को ले जाया गया फ्रांस के द्वारा लड़ने के लिए। 1914 में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन में, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कैंटन में। कैंटन क्या है? वियतनाम का एक शहर है। 1917 में नुगान आई क्वेक। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था नुगान आई क्वेक। जैसे इंडिया के लिए क्या है? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, उसी तरह वियतनाम के लिए फादर ऑफ नेशन कौन है? हो ची मिन्ह। और वहां का सबसे बड़ा सिटी भी अभी क्या है वर्तमान में? हो ची मिन्ह सिटी है, ठीक है ना। नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। तो 1925 में किसका गठन किया? वियतनामी क्रांति दल का। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर ली। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों का एक गुट वियतनाम कांग सांग देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर है। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ितों के सन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है हम वही कराएंगे। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हनोई वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। समझौता फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि गणराज्य हिंद चीन का संघ रहेगा। तो देखिए 6 मार्च 1946 को क्या हो गया? भारत की आजादी के साथ साथ, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत सारे मुल्क को क्या मिली? आजादी मिली, जिसमें वियतनाम भी एक था। सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बुआदोई। तो बुआदोई कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम। लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण थे। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गोरिल्ला सैनिक, गोरिल्ला युद्ध जानते हैं, जो कि शिवाजी करता था। गोरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलते थे और पूर्ण जंगलों में छिप जाते थे। इस क्रम में जुआन वाइन फू पर गोरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। मई 1954 में जनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड का एक शहर है जनेवा, जिसे जनेवा समझौता कहा जाता है। जनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। हनोई नदी के सटे उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम और दक्षिण का क्षेत्र दक्षिण वियतनाम कहलाया। मतलब क्या किया? ये सोचा वियतनाम को 2 भागों में बांट देंगे, तो क्या करेंगे? दक्षिणी भाग में फ्रांस, हम अपना सत्ता चलाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी, यहाँ था हुआ आंदोलन, काफी आक्रमण हो गया और
न्यो दियो दीम की बड़ी क्रूरता से इन आंदोलन को दबाना शुरू किया। अब हम लोग कंबोडिया का संकट पढ़ते हैं। सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद राजतंत्र कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंह भानु। क्वेश्चन पूछता है नरोत्तम सिंह भानु कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंह भानु कंबोडिया का शासक था। नरोत्तम सिंह भानु को 1954 से कंबोडिया को गुप्त निरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया था, इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल था। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई संसदीय राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंह भानु को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया और जनरल लोन लोन के नेतृत्व में सरकार बनी और अमेरिका का समर्थन प्राप्त हो गया। ठीक ना। कंबोडियाई छापामार अमेरिकी सैनिक के बीच बमबारी निशंक हत्या। इस दौर में 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूजिया कर दिया गया। कंबोडिया का कुछ समय नाम क्या रहा? कंपूजिया कर दिया गया। नरोत्तम सिंह भानु के बाद ख्योस सफन ये सब बने। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप 1979 में हेंग समरीन ने एक संयुक्त मोर्चा का गठन कर सिख संफन एवं पोल पोट के पराजित किया और इस स्थिति से रूस चीन आमने सामने आ गए और चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। अमेरिका जो दक्षिण वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, 1961 में सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम को हो ची मिन्ह सरकार के इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1962 की शुरुआत में 4,000 सैनिक ने दक्षिण वियतनाम में मदद के लिए सेंगोंग भेज दिया गया। 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण शुरू किए। देखिए अमेरिका का क्या है, जहां कोई नहीं घुसता वहां अमेरिका घुस जाता है अपना बाबा गिरी दिखाने के लिए। लेकिन वियतनाम में अमेरिका को क्या हुआ? बुरी तरह से धोया गया। एजेंट ऑरेंज मोस्ट को इंपॉर्टेंट है। एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज एक बम था। क्या था? एक बम था। जो बम जंगल में गिराया जाता था तो पूरा का पूरा जंगल जल जाता था और साफ हो जाता था, क्योंकि जो वियतनाम के लोग थे वो गुरिल्ला युद्ध करते थे, जंगलों में छिप जाते थे। तो बताइए अमेरिका जो कि अपने आप को पर्यावरण का हितैषी बताता है, बोलता है भारत को कि कार्बन जीरो पॉलिसी को अपनाइए, वो बकलोलवा क्या करता था? तो देखिए एजेंट ऑरेंज नामक बम गिराता था वियतनाम में ताकि वियतनाम का जंगल सूख जाए और वो हो ची मिन्ह के सैनिक क्या हो दिख जाए। ठीक ना। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले डूमों में रखे जाने के कारण क्या पड़ा? ऑरेंज एजेंट ऑरेंज पड़ा। ठीक ना। यह खेतों और आबादी दोनों पर जमकर इस जहर का असर आज भी नजर आता है। जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर के रूप में। कहा? वियतनाम। 1968 के प्रारंभ में वियतनाम में अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित पूर्वी ठिकानों पर धावा बोल अमेरिका को काफी क्षति पहुंचाया। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता हुई। 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिण वियतनाम को मुक्त क्षेत्र के वियतकांग के सरकारों के गठन की घोषणा की, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत माने। माई ली गांव एक गांव है, कहा जाता है, जहां पर क्या हुआ था? अमेरिका द्वारा निशंस बर्बरता की गई थी, पुरुषों की हत्या, महिलाओं के साथ क्या किया गया था? सामूहिक बलात्कार। और इस सब घटना के लिए अमेरिका ने आज तक माफी नहीं मांगा है। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जो लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरत बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को क्या किया? उजागर किया। 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग उत्तरी वियतनाम अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम में आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। विद्युत ने अस्वीकार कर इस बार इतने बम गिराए गए कि जिसकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, हालांकि लेकिन वियतनामी डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर। इस तरह अमेरिका के साथ चल रहा गृह युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम का क्या हो गया? एकीकरण हो गया, जस्ट लाइक किसके तरह? जर्मनी के तरफ। अब हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, अर्थव्यवस्था और आजीविका का जरूरत था हिंद चीन में, इसलिए वहां पर क्या हुआ? जनता में तेरी मोहब्बत के सफर में। देखिए 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां अगला क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन में राष्ट्र बना जहां जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 5 आ गए। एक एक तो था, एक चैप्टर है बीच में भारत में राष्ट्रवाद, वो तो चैप्टर का पूरा वीडियो अपने चैनल पर है। भारत में
राष्ट्रवाद उस चैप्टर का वीडियो है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देखिएगा जरूर, ठीक है ना। सन 1750 में ब्रिटेन के मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था और देश की 80% जनसंख्या गांव में निवास कर और अपने आश्रितों का भरण पोषण हुआ कृषि सूती उद्योग ऊनी वस्त्र औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप पॉलिसी ऑफ लेजरनेस फेयर ब्रिटिश व्यापार में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों और मशीनों का आविष्कार हुआ जिसे औद्योगिकरण कहते हैं। औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है, औद्योगिकरण का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके तहत मनुष्य की कम आवश्यकता हो और मशीनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया सूत काटने 1769 ईस्वी में वाल्टन निवासी रिचर्ड ऑकराइट ने सूत काटने की मशीन स्पेनिंग फ्रेम, तो क्वेश्चन है स्पेनिंग फ्रेम के, देखो रे स्पेनिंग फ्रेम नामक मशीन कौन बनाया था, स्पेनिंग फ्रेम नामक मशीन बनाया था रिचर्ड आर्काइट, कौन बनाया था, रिचर्ड आर्काइट, ठीक है ना, नामक एक मशीन मानचित्र ब्रिटेन सूती वस्तु। और क्या है 1770 ईस्वी में स्टेल हिल निवासी जेम्स हरग्रीज ने, तो जेम्स हरग्रीज ने पहले चरखा पर सूत काटता था, तो सूत काटने का जिसे स्पाइनिंग जेनिंग, याद रखिएगा। रिचर्ड आर्कराइट ने क्या बनाया था, स्पाइनिंग फ्रेम, और स्पाइनिंग जेनिंग का आविष्कार कौन किया था, जेम्स हरग्रीव्स, कौन किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने क्या किया था, स्पाइनिंग जेनी का, और रिचर्ड आर्काइट ने किसका किया था, स्पाइनिंग फ्रेम का। सन 1773 में लॉन्गशायर जोन ने फ्लाइंग शटर का कौन किया था, तो लॉन्गशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटर, जॉन के ने क्या किया था आविष्कार, फ्लाइंग शटर का आविष्कार किया। इसके जिस जुला है बड़ी तेजी से काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। सन 1979 में सैमुअल क्राफ्टन ने स्पाइनिंग म्यूल क्या बनाया, स्पाइनिंग म्यूल। ये सब किससे संबंधित है, तो सूती वस्त्र उद्योग से, जिसकी बारीक सूत काटा जा। सन 1785 में एडमंड क्राइट ने बांस से चलने वाला पावर लूम क्या बनाया, पावर लूम बनाया, बांस से चलने वाला एडमंड क्राइट ने नामक कारगा तैयार की। इसी समय वेनर नामक व्यक्ति ने कपड़े छापने का एक नया यंत्र बनाया। टॉमस वेल ने बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने तो सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई के लिए क्रांति ला दी। इन आविष्कारों के फलस्वरूप 1820 तक ब्रिटिश सूत उद्योग में काफी वृद्धि हुई। इन उद्योगों ने सन 1779 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए बाष्प इंजन का भी महत्वपूर्ण, बाष्प इंजन का आविष्कार कौन किया था, जेम्स वाट। दुनिया का पहला इंजन कौन था, जेम्स वाट। जेम्स वाट वैसे बहुत तेज नहीं था, दिमाग का स्लो था, तो उसको माँ अपने साथ ही रखती थी। लेकिन जब एक बार उसकी माँ क्या बना रही थी, खाना बना रही थी, तो उस समय कुकर का आविष्कार हुआ नहीं था, पतीली पर चावल चढ़ा हुआ था और चावल के बाष्प से बार बार ढक्कन क्या हो रहा था, उछल रहा था। तो इसे देखकर जेम्स वाट के दिमाग में बाष्प इंजन बनाने का आइडिया आया। मतलब जेम्स वाट पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, लेकिन माँ के साथ ही हमेशा रहता था, और वहां से उसने आइडिया लेकर पहली बार जेम्स वाट ने क्या किया, स्टीम इंजन का आविष्कार किया। बाद में इसे स्टीम इंजन से रेलगाड़ियां तक चली। अगला है सन 1815 में हेम्फ्री डेवी ने खान में काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया, हेम्फ्री डेवी ने। कब किया, 1815 में। सेफ्टी लैम्प जानते हैं, पहले हम लोग जब कोयला खदान में मजदूर जाता था, तो जो टॉर्च ले जाता था उसमें आग पकड़ लेता था, क्योंकि कोयला में मीथेन गैस का स्त्राव होता है। तो एक ऐसा लैंप बनाया गया, सेफ्टी लैंप, जो कि मजदूर कपार में पहन के जाता था, और मीथेन गैस निकलने पर वो लैंप क्या करता था, इंडिकेट कर देता था, लेकिन आग नहीं पकड़ता था, और मनु क्या होते थे, लेबर का जान बच जाता था, और लेबर खदान से सेफली बाहर निकल जाता था। सन 1815 में हेनरी बेसमेयर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित किया, जिस करके लौह उद्योग को और बढ़ावा दे मशीन एवं नए 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 तंत्रों का आविष्कार ने फैक्ट्री उद्योग प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्र का जमा हुआ। लिवरपूल में स्थित लॉन्गशायर सूती वस्त्र उद्योग का क्या बन गया, केंद्र बन गया। मैनचेस्टर, अभी पता है आपको, सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो लंदन का मैनचेस्टर है। और आपको भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ये सब आपको पता है। सन 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। बड़े बड़े फॉर्म की स्थापना हुई। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग का भी ब्रिटेन में बहुत विकास हुआ। औद्योगिकरण में ब्रिटेन के सस्ते श्रम की आवश्यकता थी। भूमिका 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बराबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेत को खरीदकर बड़े बड़े फॉर्म स्थापित कर लिए। जहाजरानी उद्योग में यह विश्व में अग्रगण्य देश था, और सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारी जहाजों से होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की इस गति को तीव्र करने में मिला। उपनिवेशवाद, आप जानते हैं उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर है आपका, और नियम और कानून किसका चलता है, मेरा चलता है।
मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन में काफी क्या हुई, वृद्धि हुई। ब्रिटेन ने किसका आविष्कार किया, सेफ्ट का। चलिए साथियों, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, मतलब शासन आपका हो और घर आपका हो और उस पर क्या हो, अधिकार किसी और का, कोई और क्या करे वहां अपना नियम और कानून चलाए, तो उसे क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। मशीनों का आविष्कार, फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों ने जहां कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, भी बाजार की आवश्यकता पड़ी, उससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद का मतलब क्या था, जैसे आपके घर में भी चावल है और मेरे घर में भी चावल है, आप क्या किए, किसी तरह ऐसा जुगाड़ लगाइए कि अपने घर का चावल बचाइए और मेरे घर का सारा चावल खा जाइए, इसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। और अब ब्रिटेन ने यही सब किया, जो पर जितने भी पश्चिमी देश आज विकसित हैं, उन्होंने क्या किया, अपना जो भंडार था उसको बचाया और विश्व के और गरीब देशों के भंडार को निकाल कर यूज कर लिया और क्या किया, अपने आप का विकास कर लिया। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग में भी सबसे अधिक विकसित थे। भारत में भी उद्योग अच्छा चल रहा था, लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण की स्थापना हुई तो भारत में उद्योग का क्या हो गया, पतन स्टार्ट हो गया, क्योंकि भारत से वो कच्चा माल कपास खरीद के ले जाता था 20 रुपया में और वहां से सूती वस्त्र तैयार करके ला। 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट में व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया और ब्रिटेन के जितने भी व्यापारी थे सबके लिए इंडिया का दरवाजा खोल दिया गया, फ्री ट्रेड पॉलिसी। और भारतीयों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था और अंग्रेजों से कम। लेकिन फिर भी भारत में भी कुछ व्यक्ति थे जैसे जमशेदजी टाटा, इन्होंने क्या किया, भारत में भी फैक्ट्रियां स्थापित करने का काम स्टार्ट किया। ठीक, तुमसे मिलना, व्यापार और भूमंडलीकरण तो आप जानबे करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी है नीचे क्या, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। चलिए, ये मतलब भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर जो है अलग से नीचे दिया हुआ है, ये भी करा देंगे बाद में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। क्या, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, अगला उसके बाद अगला चैप्टर अगले दिन हो। तो कारखानों की स्थापना का क्रम सन 1830-40 के दशक में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगा करके सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1851 में बंबई में डाली गई। यहाँ पारसी, गुजराती और बेरहमा मुसलमान आदि जातियों के लोग ने सूती धागे और सूती कपड़े तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे। पारसी कबास जी नानाजी डाबर, जो कि डाबर नाम से जानते हैं, सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। सन 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से बंबई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से जाने वाला सूती कपड़ा का आयात बढ़ने लगा। इसके बावजूद सन 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों की मिलों की संख्या 39 से अधिक हो गई, कहाँ, भारत के अंदर। सन 1895 से 1914 के बीच सूती मिलों की संख्या 144 पहुंच गई भारत में और भारतीय सूती धागों का निर्यात चीन को होने लगा। सन 1917 में कलकत्ता की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ किया गया, 1917 में कलकत्ता में हुकुमचंद ने स्थापित किया। सन 1918 में पहले पहल एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स, जो आप अभी देखते हैं आदित्य बिरला ग्रुप, बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। 1919 में बिरला जूट कंपनी ने 1920 में ग्वालियर में जिन जियाजी राव सूती कारखाना खोला। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीदकर अपने व्यापार को बढ़ाया, जैसे एडविल से केशव राव कॉटन मिल और मार्टिन से चीनी के कारखाने। 1907 में देखिए,
जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? 1907 में। 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सकाची सकाची नामक गांव था जो कि अभी जमशेदपुर का टाटा नगर कहलाने लगा, स्थापना की। जमशेदजी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिसमें भारतीय उद्योग को काफी सूझबूझ थी और 1910 में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग में काफी प्रगति। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोलने की सहमति मिली। रूस, पश्चिम बंगाल, जर्मनी, तो भिलाई कौन किया? रूस किया। राहुल केला, केला कौन खिलाया? पश्चिमी जर्मनी। राहुल केला में जो बना किसके सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी। और दुर्गापुर में किसके सहयोग से बना? तो ब्रिटेन के सहयोग से। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हरिपुरा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ? 1814 से। कब से? 1814 ईस्वी से हुआ, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का काम प्रारंभ किया गया था। रेल के विकास के साथ ही सन 1853 के बाद इसका विकास आरंभ हुआ। सन 1850-60 के पश्चात भारत में बगीचा उद्योग अर्थात नील, चाय, कॉफी, रबर और पटसन मिलें आरंभ हो गई थी। सन 1850 से 1914 तक के उद्योग की यह सब विशेषता थी कि इस काल में निर्यात किए जाने वाले ऐसे मालों का भी उत्पादन हुआ जो राष्ट्र के लिए लाभदायक था, जैसे पटसन और चाय। इसके साथ ही उस माल का भी उत्पादन हुआ जिसमें विदेशी प्रतिद्वंदता ज्यादा नहीं थी, जैसे मोटा कपड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया। वह भारत का उपयोगी सामान देने लगा और भारत से कच्चा माल मांगने लगा। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि युद्ध के समय वहाँ की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक यूरोप की कंपनियां व्यापार में पूंजी लगाती थी। यह प्रतिबंधकीय एजेंसी के द्वारा होता था जो उद्योग पर नियंत्रण रखती थी। इसमें बड हिगल्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। यद्यपि भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? 1895। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर ज्वाइंट बैंक। और ये सब औद्योगिकरण का परिणाम क्या हुआ? औद्योगिकरण का परिणाम वही हुआ कि धीरे धीरे क्या हुए, सन 1850 से 1950 के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद तथा डालमिया नगर आदि नए व्यापारिक नगर तत्कालीन बिहार राज्य में कायम हुए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कायम हो जाने से प्राचीन गिरी उद्योग का पतन आरंभ हो गया। हाथ से तैयार किया हुआ माल महंगा पड़ने लगा, उसकी बिक्री खत्म होने लगी। नतीजा यह हुआ कि प्राचीन उद्योग का लोप होने लगा। आजाद भारत में इन कलाकृतियों को पुनः प्रज्वलित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। ओके, औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटेन, ये सब नहीं है। बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग को क्या कहते हैं? बुजुर्गा वर्ग। औद्योगिकरण में मजदूरों का जन्म 1870 से पहले हुआ। मजदूरी वर्ग का जन्म, यद्यपि मजदूरों ने औद्योगिकरण में सलम पद्धति की शुरुआत हुई। सलम मतलब समझते हैं कि लोग आके गांव से कहीं भी एक झोपड़ी बंद कराने लगा। 1838 में मजदूरों ने चर्चिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। कहता है चर्चिस्ट आंदोलन का इंग्लैंड में, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है। टीआरई 2 में ये पूछा हुआ है चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड हुआ था। और इंग्लैंड के किसके द्वारा हुआ था? मजदूरों के द्वारा हुआ था। उसके बाद काल भारतीय श्रमिक वर्ग 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। ठीक ना। 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए थे। सन 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO के गठन से श्रमिकों की समस्या का अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिली। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूरों की मान्यता प्रदान की गई। 1929 में घोर मंदी में हड़तालों द्वारा न तो मजदूरी को ही गिरने से रोका जा सका और न ही तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में। कब आया था? 1929 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए अपने शासन का क्या किया? विरोध। मजदूरों की आजीविका एवं उसके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1848 में न्यूनतम मजदूरी कानून मिनिमम वेजेज एक्ट पारित किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना इस महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इसमें क्या हुआ? बहुत सारे
मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। ठीक है ना। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार की 6 नीतियों में 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति लाई, जो कि कौन लाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1952-53 में 5 बोर्ड बनाए गए। 1956 से 77 तक औद्योगिक नीति को इसके प्रोत्साहन की बात कहेगी। आगे चलकर 23 जुलाई औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कृषि आधारित उद्योग की बात कहेगी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिसे तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसका प्रतिफल था। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो राष्ट्रवादियों ने के साथ अहमदाबाद एवं खेरा मिल के मजदूरों ने उनका साथ दिया। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल देते हुए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ उसका प्रयोग किया। मतलब महात्मा गांधी ने क्या थे? एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चैप्टर 2 को पढ़ा दिए। आप लोग इसको क्या किया? रिवीजन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्ते, राधे राधे।